Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। बेसिकली जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की तो अक्सर स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि शायद हर वो चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हर वो जो चीज़ है जो नुकसानदेह है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम नुकसानदेह चीज़ का नहीं ख्याल करेंगे हो सकता है उससे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। फ़ायदेमंद चीज़ की अपनी इम्पॉर्टेंस है, उसको इस्तेमाल करने से बॉडी को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हमने उन चीज़ों का ख्याल ना किया जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी को नुकसान इतना हो कि हमारी डेथ हो जाए। तो इस वजह से जब इम्पोर्टेंस की बात आती है वो कहते हैं ना, अच्छा दुश्मन भी याद रहना चाहिए और अच्छा दोस्त भी याद रहना चाहिए। दोस्त इस वजह से याद रहना चाहिए उसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, और अच्छा दुश्मन इस वजह से याद रहना चाहिए क्योंकि वो अगर मौजूद है तो किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से जब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसके दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद कितना है, बैक्टीरिया नुकसानदेह कितना है। उसके बाद तो सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये वर्ड्स पर आप लोगों ने गौर करना है। जब भी इकोलॉजी की बात आती है तो हमेशा इन्वायरमेंटल रोल को डिस्कस किया जा रहा होता है। इन्वायरमेंटल रोल, तो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो जो बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरिया की एक खासियत है कि वो एडॉप्टेबल है। जैसे इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, और इसी वजह से बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। हाईली एडॉप्टेबल, एडॉप्टेबल का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। एज ए ग्रुप, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। इस वजह से फाउंड नियरली एवरीवेयर, ये तकरीबन हर जगह पाया जाता है। सबसे जो बड़ी इनकी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, ये इन्वायरमेंट की सफाई भी करते हैं नंबर 1, और दूसरा इन्वायरमेंट को न्यूट्रिएंट भी देते हैं ताकि वो बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर सप्लाई कर सके। बेसिकली जब कोई भी प्लांट, जब कोई भी एनिमल, जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर आम तौर पे दफन हो जाता है। अगर ये प्रोसेस चलता रहा, ऑर्गेनिज्म की डेथ होती रही और उनकी को ब्रेक डाउन करने का कोई सिस्टम इन्वायरमेंट के पास ना होता, नेचर के पास ना होता, तो इन्वायरमेंट में गले सड़े मवाद का ढेर लग जाता है। तो अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ये डेड बॉडी है, बैक्टीरिया इसको तोड़ते हैं, इससे न्यूट्रिएंट निकाल के इन्वायरमेंट को दे देते हैं। इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को देता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिर डेथ, तो एक साइकिल सा चल पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं रीसाइक्लिंग। और कोई भी चीज़ जो रीसाइक्लिंग हो रही है वो दुनिया में वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर सिर्फ वन वे फ्लो होता, दुनिया से न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म लेता, उसकी डेथ हो जाती, और दोबारा रिटर्न करने का कोई सिस्टम ना होता तो दुनिया से सारे एलिमेंट, सारे न्यूट्रिएंट क्या हो जाते, ख़त्म हो जाती। क्योंकि दुनिया के अंदर, इस नेचर के अंदर हर चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में, कोई अनलिमिटेड, अगर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है दोबारा बन नहीं रही तो फिर उसके ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो रिसाइकलर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं जो गले सड़े मवाद को तोड़ते हैं, और इनका जो बहुत बड़ा रोल है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन के साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और इनकी इस रिसाइकलिंग की वजह से न कार्बन, ना फास्फोरस, ना सल्फर, ना कार्बन, ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कभी भी इन्वायरमेंट में कमी नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है पैसे को, मनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर हमें कोई चीज़ पैसे के एतबार से फ़ायदा या नुकसान पहुंचा रही है वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नुकसान की बात करें तो बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्पाइलेज ऑफ फूड। स्पाइलेज कहते हैं ख़राब होने को, कि हमारा जो अक्सर खाना ख़राब हो जाता है, हमारी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, हमारे फल ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ख़राब करने में एक बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरिया का।
उसके साथ साथ फंजाई का भी बहुत बड़ा रोल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरिया का। तो जब हमारा खाना ख़राब हो जाए, सब्जियां ख़राब हो जाए, फ्रूट ख़राब हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमें पैसों के लिहाज से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मुआशी तौर पे हमें नुकसान होगा। प्लांट पैथोजिन्स वो बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं, तो ये हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत सवियरली इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे नुकसानात में आता है। गेंस क्या, कुछ बैक्टीरिया से हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको बेच के पैसे हासिल किए जा सकते हैं, जैसे फूड में आमतौर पे जो आपने देखा होगा योगर्ट, ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से बनती है। दही, और काफ़ी सारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से मिलती हैं। काफ़ी सारी वैक्सीन को बनाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को बनाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे इंसुलिन को बनाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो टेटनस की वैक्सीन को बनाने के लिए बैक्टीरिया, ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनको हासिल करें, पैसे रिटर्न कर दें, तो ये इकनॉमिकली हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये इकनॉमिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकनॉमिकली फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसी तरह मेडिकल का वर्ड जब भी आएगा तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इंसानों के पैथोजिन्स हैं, पैथोजिन जो इंसानों में बीमारी काज करते हैं। पैथोजिन का मतलब होता है बीमारी काज करना। तकरीबन 200 के करीब ऐसे स्पीशीज़ हैं, 200 के राउंड अबाउट ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में इल्म है जो इंसानों में डिजीज़ काज करती हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो ह्यूमन बॉडी में और दूसरे एनिमल की बॉडी में वो नॉर्मली रह रहे होते हैं, यानी वो इंसान को और उन एनिमल को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंसान की बड़ी इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो विटामिन के बना रहे होते हैं, और विटामिन के हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने के लिए ज़रूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, जो खून को जमने में, आफ्टर इंजरी, जब भी कोई ज़ख्म लगता है, जब भी कोई कट लगता है, जो खून बहना शुरू होता है, तो खून के जमने में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो बैक्टीरिया को इस वजह से कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से नुकसान हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो सकते हैं इंसान, प्लांट बीमार हो सकते हैं, एनिमल बीमार हो सकते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ एसेंशियल, इसको ज़रूरी है कंट्रोल करना बैक्टीरिया को, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो होम में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो। कंट्रोलिंग बैक्टीरिया को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम काफ़ी सारी बीमारियों के इलाज भी कर सकते हैं, उनसे बच भी सकते हैं। काफ़ी सारे खाने को स्पॉइलेज, ख़राब होने से बचा भी सकते हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, फिज़िकल, केमिकल, फिज़िकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है और वैक्सीनेशन है। तो ये 3 मेथड है जो आपकी बुक में मेंशन की गई है, इनके ज़रिए से कंट्रोल। आज हमने जस्ट डिस्कस करना है फिज़िकल मेथड क्या है। तो अगर हम फिज़िकल एजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे रेडिएशन का ताल्लुक फ़िज़िक्स के साथ है, हीट का ताल्लुक ये हम फिज़िक्स में यूजली पढ़ते हैं, तो ऐसी अगर चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ़िज़िकल एजेंट कहलाती हैं। अगर फिज़िकल एजेंट से के ज़रिए से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। स्टीरिलाइजेशन के वैसे तो लफ्ज़ी मतलब है जरासीम से पाक करना, लेकिन आमतौर पे फ़िज़िकल एजेंट के ज़रिए से जरासीम को पाक करना ये नॉर्मली स्टीरिलाइजेशन कहलाता है। तो द मेथड इन विच वी यूज़ फिज़िकल एजेंट, हम फिज़िकल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोसेस को स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। और स्टीरिलाइजेशन जब भी होगी उससे सारी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा। यानी आप कह सकते हैं जितने भी जरासीम हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, जो हम बीमारियाँ काज करते हैं, सारी चीज़ों का ख़ात्मा होगा। तो स्टीरिलाइजेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। स्टीरिलाइजेशन इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ। स्टीरिलाइजेशन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद स्टीरिलाइजेशन में मुख्तलिफ मेथड को इस्तेमाल किया। सबसे पहले हीट, गर्म करना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, एंजाइम के डीनेचर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे
और आप कह सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर इज यूज्ड इन लैब्स टू कंट्रोल माइक्रोब, माइक्रोब जरासीम को कहा जाता है। तो यूजली आमतौर पे ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है लैब में माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। आगे फिर हीट दो तरह की, एक है ड्राई हीट, दूसरी है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट डायरेक्टली आप आग पे गर्म करते हो, इसको हम कहते हैं ये ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट आप भाप या स्टीम को इस्तेमाल करते हो, स्टीम को इस्तेमाल करना, ये कौन सी हीट कहलाती है, स्टीम को इस्तेमाल करना, ये मॉइस्ट हीट कहलाती है। अच्छा, दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो केमिकल जिन्होंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को कहा जाते हैं, हिस्सों को कहा जाता है। यानी बैक्टीरिया के केमिकल हिस्से अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो है तो इरेलीवेंट लेकिन समझने के लिए आपको बड़ी हेल्प करेगी। जैसे H2O, आपको पता है ज़िंदा रहने के लिए H2O का होना ज़रूरी है, पानी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये सेल के लिए ख़तरनाक है। तो देखिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन होने से एक कंपाउंड जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था वैसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया जो ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह जब भी कभी ऑक्सीडेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो आमतौर पे वो पहले जैसे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरिया एंड किल देम, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ऑक्सीडेशन करती है ड्राई हीट और उनको मारती है। उसके बाद मॉइस्ट हीट क्या करती है, यानी स्टीम क्या करती है, आम तौर पे यहाँ एक पॉइंट आपने याद रखने, जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जिन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम्स, इनको सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर काम करने के लिए। लेकिन मॉइस्ट हीट क्या करती है, इनकी कोआगुलेशन करती है। अब कोआगुलेशन से क्या मुराद है, आप इसको बेस्ट तरीके से कैसे समझेंगे। आपने एक अंडा अगर तोड़ें, उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक सफ़ेदी होती है, एक जर्दी होती है। आमतौर पे कच्चे अंडे से जो सफ़ेदी निकलती है आपने देखा होगा वो लिक्विड और कलरलेस होती है। अच्छा, अगर उसी अंडे को हम उबाल दें तो आप देखेंगे जो सफ़ेदी है वो वाइट कलर की हो जाएगी, जो सफ़ेदी है वो वाइट कलर और सॉलिड बन जाएगी। तो ये जो कच्चे अंडे की सफ़ेदी थी वो लिक्विड और ट्रांसपेरेंट कलरलेस थी, और जो उबले हुए अंडे की जो सफ़ेदी है वो सॉलिड है और वाइट कलर की है। तो ये जो कन्वर्शन है कि कलरलेस और लिक्विड से सॉलिड और वाइट में कन्वर्ट होना, ये कोआगुलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोआगुलेशन। अगर आप देखें लिक्विड जो है उसको पानी में हल करें तो वो हल हो जाती है आमतौर पे, लेकिन अगर वो जो जर्दी उस सफ़ेदी है जो उबले हुए अंडे की है उसको पानी में हल करें, पानी में डाल दें, वो हल भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी भी अब वो जो सफ़ेदी वो है क्या, वो प्रोटीन्स है, वो क्या है, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन उसको कहा जाता है। तो अगर हम प्रोटीन को पानी में गर्म करें तो वो जम जाती है, सॉलिड हो जाती है, इसको हम कहते हैं कोआगुलेशन। लेकिन फंक्शनल प्रोटीन हमेशा जब तक सॉल्युबल नहीं होती वाटर में वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इसकी जब प्रोटीन ही सारी सॉलिड शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनसॉल्युबल होंगी, तो ऑटोमेटिकली जब एंजाइम बैक्टीरिया में काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स को मूव करने के लिए वाटर का मीडियम चाहिए, ठीक है। तो इसको हम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मूवमेंट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी जब स्पेस से गुजर, अब स्पेस में कोई मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी रोशनी गुजर के आ जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जिनको मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और आम तौर पे 300 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है वो माइक्रोब्स को किल करते हैं। वजह क्या है, ये हमने एक रिलेशनशिप है हमारे सामने जो नज़र आते हैं, एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, कि अगर वेवलेंथ कम हो एनर्जी बढ़ जाती, वेवलेंथ ज़्यादा हो एनर्जी, तो रेसिप्रोकल का मतलब है उल्ट काम होंगे। तो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी इसकी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी उतने ही
उस रेडिएशन के अंदर किल करने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक जो वेव्स हैं वो गैमा रेज हैं। ये इवन एक्स रेज से भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। पहले गैमा रेज आता है, फिर एक्स रेज आती हैं। जो हाँ, गैमा रेज एक्स रेज, इस तरह आप कह सकते हैं गैमा रेज की जो वेवलेंथ वो कम है, जो एक्स रेज की वेवलेंथ वो थोड़ी ज़्यादा है। तो गैमा रेज सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज हैं, इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स को मारने के लिए। उसके बाद ये दोनों चीज़ें एनर्जी के ज़रिए से किल करती हैं, हीट भी और रेडिएशंस भी। लेकिन जो फिल्ट्रेशन है, आमतौर पे ऐसे कंपाउंड जिनमें हमें शक है कि उनमें बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन अगर हम गर्म करके उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करें तो वो जो कंपाउंड है वो डीनेचर हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड है, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं थर्मोलेबाइल। ये अपने वर्ड इस्तेमाल करने, एक साइंटिफिक वर्ड है थर्मोलेबाइल। जैसे एंटीबायोटिक है। सीराज क्या होते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। हार्मोन्स, काफ़ी सारे एंजाइम, ये ऐसे हैं, इनको फिर हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए से, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था वायरसेस के टॉपिक में, पोर्सिलेन फिल्टर्स या मेम्ब्रेन फिल्टर ऐसे फिल्टर होते हैं जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, बल्कि ये जो बड़े मालिक्यूल हैं ये पास फिर भी कर जाते हैं। तो इस वजह से जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे, सोल्यूशन नीचे चला जाएगा और वो बैक्टीरिया से पाक हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए से भी आप कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड को बैक्टीरिया फ्री किया जा सकते हैं। अब सीराज क्या होते हैं, ये सीरम की जमा है सीराज। बेसिकली अगर हम देखें तो ब्लड के दो पोर्शन हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, एक को हम कहते हैं ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ये लिक्विड पोर्शन है। अगर इस प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दें तो बाकी सीरम, यानी सीरम और क्लॉटिंग प्रोटीन मिला के प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दें वो क्या बन जाते हैं, सीरम बन जाते हैं। और सीरम की प्लूरल फॉर्म है, जमा है सीराज। तो ये चूँकि सारे ऐसे हैं जो केमिकल्स हैं, और केमिकल्स को थोड़ी सी ज़्यादा हीट करें तो केमिकल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इनको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए से बैक्टीरिया फ्री करते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ मेथड हैं। स्टेरिलाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है, हीटिंग के ज़रिए से, रेडिएशन के ज़रिए से, फिल्ट्रेशन के ज़रिए से बैक्टीरिया फ्री किया जा सकता है कोई भी कंपाउंड। तो आज ये हमारा टॉपिक था, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ये जो स्टेरिलाइजेशन का है टॉपिक है या फिज़िकल मेथड है, ये 3-4 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, इस वजह से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज भी तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.